In this video, I will explain Hess's law of constant heat summation. ये चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट या तो इवॉल्व हो सकती है या फिर अब्जॉर्ब होगी। इंथाल्पी चेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीमीटर। इसमें ग्लास क्लोरीमीटर और बाउंड क्लोरीमीटर आ जाते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी इंथाल्पी हम क्लोरीमीटर से फाइंड नहीं कर सकते, जैसा कि टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन को डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, बल्कि इसको प्रिपेयर करने के लिए हम मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, फिर स्टेप बाय स्टेप हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन बनती है। लिहाजा इसकी इंथाल्पी भी डायरेक्टली फाइंड नहीं की जा सकती। इसी तरह हमारे पास एल्युमिनियम और बोरान है। जब एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाता है तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होता, जैसा कि हमारे पास ये सैंपल मौजूद है। एल्युमिनियम का सैंपल मौजूद है, एल्युमिनियम का पार्टिकल मौजूद है। जैसे ही इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये ऑक्सीजन और यहाँ पे इसकी जो सरफेस है, यहाँ पे जो एल्युमिनियम मौजूद है, वो दोनों मिलके एक लेयर बना देते हैं। वो लेयर होगी इसके ऑक्साइड की, Al2O3। ये लेयर इनर्ट लेयर है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर है। इस लेयर की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह ये बोरान है। जब बोरान का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाएगा तो इसकी सरफेस पे भी इसका ऑक्साइड जो है वो लेयर बना लेता है। जैसे ही उसने लेयर बनानी है तो ये भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। लिहाजा इनकी हम डायरेक्टली इंथाल्पी फाइंड नहीं कर सकते। इनकी इंथाल्पी एक न्यू तरीके से फाइंड की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। If a chemical change takes place by several different routes, एक केमिकल चेंज अगर डिफरेंट रूट से हो सकता है, the overall energy change is the same, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहेगा regardless of the route। इस बात पे डिपेंड किए बगैर by which the chemical change occur, और जो इसकी आखिरी बात है डेफिनेशन की वो ये है कि प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम, यानी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हमने सेम देनी है, वो सेम रखनी है, वो चेंज नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ ए है तो ए से हम डी में चले जाते हैं, तो ये ओवरऑल रिएक्शन की डेल एच है, और अभी भी ए से डी ही बना है, लेकिन डिफरेंट रूट के थ्रू, कि पहले ए से बी फिर सी फिर डी बना। तो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ये कहता है कि डेल एच इज इक्वल टू डेल H1, डेल H2 एंड डेल H3 इनकी समीशन के इक्वल होगा, यानी डेल एच इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। अगर मैं इन तमाम एच की समेशन कर दूं तो मेरे पास ज़ीरो आंसर आएगा। किस तरह से कि ये यहाँ पे है, तो अगर मैं इसे भी इस साइड पे ले आऊँ तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। हेसिस लॉ इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें होता ही है, एक में डायरेक्ट जाना है और एक में बैक जाना है, ऐसे, तो फिर माइनस होके ये है, ये डायरेक्ट ही है और ये बैक, ये माइनस होने के बाद हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाता है। इट मीन्स डैट इफ़ वन गोज़ फ्रॉम ए टू डी डायरेक्टली एंड कम बैक टू ए थ्रू बी एंड सी, देन हमारे पास डेल एच होगा ज़ीरो। वो रिएक्शंस जिनकी इंथाल्पी डायरेक्ट फाइंड नहीं की जा सकती, हेसिस लॉ कैसे हेल्प करेगा, अब हम ये देखने लगे हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे
जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे डेल एच नोन होगी और जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है तो ये डेल एच अननोन है, इसका नहीं हमें पता कितना है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और यहाँ पे भी जो डेल एच होगी वो भी नोन है। अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनी तो यहाँ पे डेल एच हमें क्यों नहीं पता, इसकी इंथाल्पी पता इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये बनता है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी इसके साथ थोड़ी बहुत क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की भी बन जाती है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी का पता नहीं चलता। लिहाजा इसको हमने फाइंड करना होता है। डायरेक्ट इंथाल्पी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रॉन्ग हो सकता है, लिहाजा ये डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। यहाँ हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, डेल एच वन फाइंड करना है। तो मैं डेल एच वन को जो है सेपरेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे डेल एच वन को सेपरेट कर लेती हूँ। डेल एच टू इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इधर देखिए। लिहाजा मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब हम देख लेते हैं इसकी इंथाल्पी कितनी है। जब ग्रेफाइट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है, लिहाजा यहाँ पे जो डेल एच है उसकी वैल्यू होगी -393 किलो जूल पर मोल। जब कार्बन रिएक्शन करेगी हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। इसकी इंथाल्पी हमें नहीं पता, इसकी इंथाल्पी को हमने फाइंड करना है। और अब हम बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है तो तब भी हमारे पास इंथाल्पी नोन होती है। वो इंथाल्पी है -283 किलो जूल पर मोल। अब हम इनकी वैल्यूज़ इधर पुट करके तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है यानी डेल एच वन फाइंड करना है तो वो फाइंड कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेल एच को सेपरेट कर लिया, तो डेल एच की वैल्यू है -393 माइनस, और इसके बाद डेल एच टू की वैल्यू थी -283 किलो जूल पर मोल। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, लिहाजा हम इन्हें माइनस करके तो आंसर ले आएंगे। हमारा आंसर आता है 110 किलो जूल पर मोल, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा, -110 किलो जूल पर मोल। इसके हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को हम सिंगल स्टेप प्रोसेस से भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा इसे हम 2 स्टेप प्रोसेस से भी हासिल कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सिंगल स्टेप प्रोसेस की। पहले इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ वाटर, इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस भी है, यानी इस तरह से होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले बाइकार्बोनेट बनेगा NaHCO3। तो इसमें जो हमारी डेल एच है वो है डेल एच वन इज इक्वल टू -48 यानी -48.06 किलो जूल पर मोल। और जो हमारे पास ये अभी प्रोडक्ट आई है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो तब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आएगी और साथ वाटर बनेगा। तो यहाँ पे जो डेल एच है उसे डेल एच टू का नाम दे दिया जाएगा। डेल एच टू इज इक्वल टू -41.02 किलो जूल पर मोल। अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसा कि हमने इस्लाम में पढ़ा, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। डेल एच हमारे पास ये वैल्यू आई -89.08 किलो जूल पर मोल। डेल एच वन है -48.06 और डेल एच टू जो है इधर प्लस का साइन आएगा ये वाला, फिर ब्रैकेट
41.02 किलोजॉल पर मोल इज इक्वल टू -48.06 जमा माइनस 41.02 किलोजॉल पर मोल। ये इसी तरह इधर लिख लूँगी, फिर से ऐसे ही लिखूँगी। अब इन दोनों को, ये माइनस माइनस है, करूँगी मैंने प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये आ जाता है 89.08। जो डायरेक्ट मेथड है यानी सिंगल स्टेप प्रोसेस है उसकी डेल एच, और इसकी जो डेल एच समेशन है डेल एच की, वो दोनों इक्वल आई हैं हमारे पास। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।